नाजरीन, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में खुश आमदेद। हमारी आज की कहानी का उन्वान है बीबी बेनज़ीर शहीद जब बेबी बेनज़ीर हुआ करती थी। नाजरीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी से बचाने के लिए पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहे थे, मुजाहरे हो रहे थे, वकला सड़कों पर थे, तलबा सड़कों पर थे, ख़वातीन सड़कों पर थी और दानिश्वर तक जो है वो मुजाहरे कर रहे थे। ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं था जिसके लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी से बचाने के लिए सड़कों पर ना आए हों। इसी दौरान में जबकि अवाम ने देखा कि इन एहतजाजों, इन मुजाहरों का ज़ियाउल हक की हुकूमत पर कोई असर नहीं हो रहा, तो फैसला कर लिया कि भुट्टो की ज़िंदगी बचाने के लिए भुट्टो के कारकुन अपनी जानों के नजराने पेश करें और इस हवाले से खुद सोजियां करने का अमल शुरू होता है। भुट्टो को फांसी से बचाने के लिए 3 लोग अपनी जानों की कुर्बानी दे चुके थे और चौथा वाकया पेश आया उकाड़ा में। मैं आपको बताता चलूं कि ये वो ज़माना था जब पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर जमात थी और उकाड़ा शहर को पंजाब का लाड़काना कहा जाता था। उकाड़ा में पीपल्स पार्टी के हामी वकला का एहतजाजी मुजाहरा चल रहा था कि अचानक एक बड़ा वाकया रूनुमा हो गया। वकला के एहतजाजी मुजाहरे से कुछ दूर खड़े हुए एक रेडी फरोश ने खुद पर तेल छिड़क कर आग लगा ली। वकला का जुलूस एकदम मुंतशर हो जाता है और सारे वकला और तमाम लोग जो जुलूस के साथ चल रहे थे, आम शहरी, दुकानदार, जितना भी एरिया था, सब लोग वहां जमा हो गए और वो उस जलते हुए पीपल्स पार्टी के हामी रेडी फरोश को जलते हुए देखने लगे। इसी असना में वहां पर रोजनामा मुसावात का रिपोर्टर मुनीर चौधरी भी मौजूद था। जुलूस में पुलिस के भी लोग कसीर तादाद में मौजूद थे। मुनीर चौधरी ने, जो नुमाइंदा मुसावात था उकाड़ा में, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इसको बचाओ, इसको बचाओ, इसको बचाओ। और जज्बात में आके मुनीर चौधरी ने पुलिस को भी गालियां निकालना शुरू कर दी और पुलिस के बारे में नाज़ेबा गुफ्तगू की कि पुलिस वालों को चाहिए कि किसी तरह इस जलते हुए इंसान को बचाया जाए। मैं उन दिनों रोजनामा मुसावात में सब एडिटर के तौर पे काम कर रहा था और उकाड़ा में मुसावात का नुमाइंदा मुनीर चौधरी मेरा ज़ाती दोस्त था। मुनीर चौधरी मुझे फ़ोन करते हैं कि यहाँ इस तरह वाक़या हुआ है और मैंने जलते हुए रेडी फरोश की तस्वीरें बनाई हैं। मैंने उसे कहा कि फौरन किसी बस में बैठो, ट्रेन में बैठो, लाहौर पहुंच जाओ ताकि सुबह के रोजनामा मुसावात में इस जलती हुई लाश की तस्वीर दिखाई जा सके। मुनीर चौधरी मेरे कहने पे लाहौर आता है। रात के 12 बजे का टाइम होता है। हमारे न्यूज़ एडिटर तौसीफ अहमद खान थे उस वक्त शायद। मैंने उन्हें कहा कि फ्रंट पेज पे अपर हाफ में ये जलते हुए रेडी फरोश की तस्वीर लगाई जाए और उसके ऊपर कैप्शन लिखा जाए कि भुट्टो को बचाने के लिए चौथी खुद सोजी। मैंने मुनीर चौधरी से कहा कि वो आज रात मेरे पास क़याम कर ले और सुबह वापस चला जाए। मुनीर चौधरी जब अगली सुबह ट्रेन के ज़रिए उकाड़े पहुंचता है तो रेलवे स्टेशन पर उसके दर्जनों दोस्त और हामी मौजूद होते हैं और सहाफ़ी मौजूद होते हैं। वो उसे मशवरा देते हैं कि तुम फौरन गायब हो जाओ, शहर में दाखिल नहीं होना,
पुलिस ने तुम्हारे बीवी बच्चों को और तुम्हारे माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया है, थाने में उन पर तशद्दुद हो रहा है और तुम्हारे बारे में पूछा जा रहा है। अगर तुम पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो जान से मारे जाओगे। मुनीर चौधरी वापस लाहौर आता है। मैं मुनीर चौधरी को पीपल्स पार्टी के हर रहनुमा से मिलवाने जाता हूं कि किसी तरह इसका कोई बंदोबस्त किया जाए, पुलिस इस तक ना पहुंच सके। उस वक्त जस्टिस सईद हसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे। मैं उनके पास भी गया था। पीपल्स पार्टी के हर उस लीडर ने जिसके पास हम गए अपनी बेबसी का इजहार किया। बिलाखिर हम दोस्तों ने मुनीर को कहा कि वो किसी ना किसी तरीके से इस मुल्क से बाहर चला जाए, लेकिन मुनीर चौधरी के पास तो ना पासपोर्ट था, ना किसी मुल्क का वीज़ा था। मुनीर चौधरी कराची चला जाता है और वहाँ से किसी ना किसी तौर, उस ज़माने में हालात इमिग्रेशन के ज़रा मुख्तलिफ होते थे, मुनीर चौधरी सऊदी अरब पहुँच जाता है। भुट्टो साहब को फांसी दे दी जाती है और वक्त आगे की तरफ रवाना होना शुरू हो जाता है। कुछ 7-8 माह के बाद उकाड़ा से पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा यासीन भुट्टो ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मुनीर चौधरी को वापस पाकिस्तान बुलवा लो, अब हालात बेहतर हो रहे हैं और इस किस्म के मुकदमात की ज़मानतें होना शुरू हो गई हैं। मैंने मुनीर चौधरी को फ़ोन किया। मुनीर चौधरी चंद दिनों के बाद ही लाहौर में मेरे पास आ गया। उसके पास एक अटैची केस था। मैंने मुनीर से कहा कि तुम्हारी माँ बाप ने, तुम्हारी बीवी ने, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे बाद बहुत सौख्तें बर्दाश्त की हैं, वो बहुत बुरे हालात में हैं। तुम्हें मेरे पास लाहौर आने की बजाय सबसे पहले अपने घर जाना चाहिए था। उसने कहा कि मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मैं अपने घर जाने से पहले बेबी बेनज़ीर भुट्टो से मिलना चाहता हूं और ये मेरा अटल फैसला है। ये वो दौर था जब अच्छी मेमन बेनज़ीर भुट्टो के पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे और अच्छी मेमन से मेरी दोस्ती इसलिए थी कि अच्छी मेमन भी रोजनामा मुसावात में काम कर चुके थे। इसके अलावा डॉक्टर न्याजी, जो एक पूरे पाकिस्तान में एक मशहूर डेंटिस्ट थे, उनकी साहबजादी यास्मीन भी बेनज़ीर भुट्टो की सेक्रेटरी हुआ करती थी। मैंने अच्छी मेमन को फ़ोन किया। उसने कहा कि आप आ जाएं, मैं आपकी बेबी बेनज़ीर से मुलाकात करवा दूंगा। मैं मुनीर चौधरी को लेकर 70 क्लिफ्टन पहुंचता हूं। 70 क्लिफ्टन के बाहर हजारों लोगों ने खैमे लगा रखे थे। वो एक शोक का समा था। जब हम 70 क्लिफ्टन के अंदर दाखिल होते हैं तो बेबी बेनज़ीर एक नुक्कड़ में बैठी सिंधी खवातीन से गुफ्तगू कर रही थी और जो बात मैंने सुनी बेबी बेनज़ीर भुट्टो की, वो सिंधी खवातीन को तलकीन कर रही थी कि सिंध और कराची लाज़िम मलजूम है और सिंधी खवातीन को, मर्दों को, बच्चों को उर्दू भी सीखनी चाहिए क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान भी है और उर्दू कराची के रहने वाले भी बोलते हैं और इस तरह उर्दू सीख कर कराची और अंदरूने सिंध के लोग इनमें यगानगत पैदा हो सकती है। मुझे पता चला कि आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास है और बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो साहबा इस इजलास की सदारत करने वाली हैं। मैंने अच्छी मेमन से कहा कि बेबी तो उठेंगी और चली जाएंगी सेंट्रल कमेटी के इजलास में, हमारी मुलाकात कैसे होगी?
अच्छी मेमन ने कहा कि बीबी को उठने दो, मैं उनसे बात करता हूं। और वही हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो सिंधी ख़वातीन से ख़िताब करके उस कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ने लगी जहां सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होने जा रही थी। अच्छी मेमन अचानक बेनज़ीर भुट्टो के करीब पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि खावर नईम हाशमी आपके बुलावे पर आपसे मुलाकात का मुंतज़िर है। मैं पीछे खड़ा हुआ था। बेबी बेनज़ीर ने मेरा हाथ पकड़ा और लेफ्ट हैंड में एक लेन की तरफ चली जाती हैं। मुनीर चौधरी मेरे साथ था। हमें जिस कमरे में ले जाया गया वो साइज में बहुत छोटा कमरा था। वहां पर एक छोटा बेड पड़ा हुआ था और 3 कुर्सियां थीं। बेबी बेनज़ीर भुट्टो बेड पे बैठ जाती हैं। मैं और मुनीर चौधरी सामने उनकी हदायत पर, उनके हुक्म पर कुर्सियों पर बरा जमा हो जाते हैं। बीबी मुझसे पूछती हैं, कहिए खावर साहिब क्या बात है। मैंने कहा, बेबी मैं आपसे ज़ाती तौर पे मिलने नहीं आया, मेरे साथ आपकी पार्टी का एक कारकुन भी है जो सहाफ़ी भी है। इसके साथ ये गुजरी, इस पर खुद सोजी करने वाले के कत्ल का इल्ज़ाम लगा। इस पर जो FIR दर्ज हुई उसमें लिखा गया कि इस आदमी ने उस रेड़ी फरोश पर तेल फेंका और उसको आग लगाई और इस तरह ये नौजवान सहाफ़ी पाकिस्तान से रुपोश हुआ। अब यासीन खान भुट्टो के कहने पे वापस बुलवाया गया है। ये अभी तक अपने बच्चों और अपने माँ बाप से मिलने नहीं गया। इसकी जिद थी कि यह आपसे मिलना चाहता है। उसके बाद बेबी बेनज़ीर भुट्टो मुनीर चौधरी की तरफ देखती हैं और मुनीर चौधरी खड़ा होकर अपनी बिप्ता सुनाना शुरू कर देता है। मुनीर चौधरी ने जब अपनी बिप्ता बेबी बेनज़ीर भुट्टो को सुना दी और कुर्सी पर बैठ गया तो उसी लम्हे बेनज़ीर साहिबा अचानक खड़ी होती हैं और बड़ी रौनक से मुनीर चौधरी से सवाल करती हैं। बेबी बेनज़ीर का ये कहना था कि कितने पैसे चाहिए आपको। मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं कुर्सी से उठा और कहा, बेबी क्या सत्तर क्लिफ्टन में कभी कोई गैरतमंद नहीं आया? इससे पहले कि बेनज़ीर साहिबा मेरे इस सवाल पर मुझसे बात करती, हमारी लड़ाई बढ़ती, फौरी तौर पर यास्मीन नियाज़ी, डॉक्टर नियाज़ी की बेटी, मेरे और बेनज़ीर के दरमियान आ जाती हैं। यास्मीन ने बेनज़ीर साहिबा को मुखातिब करते हुए कहा कि खावर साहब ने कोई गलत बात नहीं कही। बेबी बेनज़ीर भुट्टो वापस बेड पर बैठ जाती हैं और बड़ी बेबसी से कहती हैं, हमारे पास तो जो भी आ रहा है पैसे मांगने ही आ रहा है। इस हवाले से उन्होंने पार्टी के बेशुमार लीडरों के नाम भी गिनवाए और बताया कि जिन हलकों में पीपल्स पार्टी के कारकुन कुर्बानियां दे रहे हैं उन हलकों के वडेरे, जागीरदार और टिकट चाहने वाले वो अपने कुर्बानियां देने वाले कारकुनों को साथ लेकर हमारे पास आते हैं और मिलवाने के बाद कारकुनों से सवाल करते हैं कि बेबी आइंदा इंतखाबात हुए तो मैं पार्टी के टिकट का तलबगार हूँगा। बेबी बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत सारे इंकशाफात किए और ये भी कहा कि मैं जानती हूँ जब हमारी पार्टी इलेक्शन में जाएगी, जब कभी भी इंतखाबात हुए तो हमारे साथ यही होगा, हम पर बहुत दबाव होगा
کہ ہم کارکنوں کو ٹکٹ بانٹنے کی بجائے ان وڈیروں، جاگیرداروں اور روایتی سیاستدانوں کو ٹکٹ دینے پہ مجبور ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو فارورڈ کریں۔